अमीर ननंद की रेलवे स्टेशन पर चार गरीब भाभी। चाय समोसे ले लो, समोसे स्वादिष्ट खस्ता गर्मा गर्म चाय के साथ। सर पर समोसे से भरी टोकरी और हाथों में चाय की केतली लिए गरीब बहू मधु मायागंज रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर चाय समोसे बेच रही थी। क्या बात है, आज इस रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भीड़भाड़ क्यों है? फिर मधु एक पुलिस से पूछती है, साहब जी, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कोई वीआईपी आने वाला है क्या? हाँ, आज इस रेलवे स्टेशन पर मायापुरी जिले की नई आईएएस ऑफिसर आने वाली हैं। बस उनके वेलकम के लिए हम खड़े हैं। तभी अचानक फूलों से सजी धजी एक ट्रेन आती है, जिसके अंदर से एक महंगी सी साड़ी पहने एक महिला उतरती है, जिसकी साड़ी पर आईएएस अंजलि का बैच लगा होता है। पुलिस की भीड़ उन्हें आगे पीछे से घेर कर ले जाती है। तभी गरीब मधु भी पैसे कमाने के लिए पीछे पीछे गिड़गिड़ाते हुए चलने लगती है। जरा रुकिए मैडम जी, मुझ गरीब के चाय समोसे खरीद लीजिए। अरे ओ गरीब, चल पीछे हट। मायापुर जिले की आईएएस मैडम तुझ जैसे गरीब के समोसे नहीं खाएंगी। इनऑफ इंस्पेक्टर, मैं खाऊंगी आपके समोसे। ये सुनकर गरीब मधु का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल गया, मगर जैसे ही वो भीड़ को चीरती हुई उस आईएएस अफसर का चेहरा देखती है तो समोसे की टोकरी उसके हाथों से छूट जाती है और लाचार मधु आंखों में आंसू लिए वहां से भागने लगती है। मुझे जल्दी से छिपना होगा। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। इंस्पेक्टर, अभी जो औरत यहाँ थी, कैसे भी कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लाओ। इंस्पेक्टर और अंजलि मधु को पूरे रेलवे स्टेशन पर खोजबीन करते हैं और तभी अंजलि को मधु तीन गरीब औरतों के साथ दिखती है। भाभी, कहाँ चली गई थी? मैंने आप लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये आप चारों ने क्या हालत बना रखी है? आप चारों इस रेलवे स्टेशन पर सामान क्यों बेच रही हैं? अंजलि के पूछने पर चारों गरीब भाभियों की आंखों में आंसू भर आते हैं। आखिर किस वजह से आईएएस अफसर अंजलि की गरीब भाभियों को रेलवे स्टेशन पर गरीबी में रहना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। कविता की चार बहुएं थी, रेखा, किरण, मधु और श्रद्धा, जिनकी इकलौती ननंद है। उठ जाओ मेरी प्यारी ननंद। गुड मॉर्निंग भाभी। ये लो चाय, तुम्हारे कॉलेज के कपड़े प्रेस कर दिए हैं, सैंडल वहाँ सामने रख दिया है और नहाने का पानी भी रेडी है। और कुछ खातिरदारी? तुम चारों के लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ तो तुम इसके नखरे उठा रही हो, सास और पति नहीं उठाएंगे। उठाना पड़ेगा, लाखों में एक है हमारी ननंद। हम इसके लिए ऐसा पति ढूंढेंगे जो हमारी ननंद के हर नाज उठाए। समय के साथ अंजलि के लिए रिश्ते आने लगते हैं और एक सुखी संपन्न घराने में अंजलि की शादी पक्की हो जाती है। शादी के दिन चारों भाभियां अंजलि को बड़े ही प्यार से सजाती हैं। किरण, श्रद्धा, मधु, देखो तो हमारी ननंद कितनी सुंदर लग रही है। रेखा, तू कहीं हमारी ननंद को नजर मत लगा दियो। ये कहकर किरण अंजलि को काला टीका लगाती है और फिर बड़े ही धूमधाम से अंजलि की शादी कर दी जाती है और चारों भाभियां उसे खुशी भरी विदाई देती हैं। अंजलि की आलीशान शादी में अच्छा खासा खर्चा होता है, जिसे चुकाने के लिए गृहस्थी के खर्चे भी घटाए जाते हैं। मगर किसे पता था कि कविता के चारों बेटे उस रोज घर से न लौटकर आने के लिए गए थे। हे भगवान, आखिर तुझे एक माँ से उसका बेटा छीन कर क्या मिला? कविता और उसकी गरीब बहुएं रो रही होती हैं। तभी एक वकील हाथों में पेपर लेकर वहां आता है। आपके बेटों ने बैंक से लोन लिया था और जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा लेगी। आपको ये घर खाली करना होगा, ये कोर्ट का नोटिस है। वकील साहब, हमें इस घर से मत निकालिए। इस घर की एक एक ईंटों से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। विनती करती हूँ, हमें इस घर से मत निकालिए। वकील उन गरीब सास बहू की एक नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है और चारों गरीब लाचार भाभियां भूखी प्यासी अपनी सास के साथ सड़कों पर भटकती हैं। रेखा, मधु, किरण, अंधेरा होने वाला है, हमें अपने रहने के लिए खुद से छत बनानी होगी। तभी चलते चलते वो चारों रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती हैं और फिर वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। सुबह होते ही रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ भर जाती है। तभी लगातार भूखे रहने के कारण कविता बेहोश होकर गिर जाती है। माँ जी आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको माँ जी? माँ जी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, लगता है इनका शुगर बढ़ गया है। श्रद्धा, मधु, माँ जी का ख्याल रखो, हम दोनों कुछ खाने को लेकर आती हैं।
फिर किरण और रेखा रेलवे स्टेशन पर आती हैं और रोते हुए लोगों से भीख मांगने लगती हैं। साहब जी, थोड़े पैसे दे दो, मेरी सासू माँ भूखी है, वो बेहोश है, मदद करो। अरे हट यहाँ से, हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी भीख मांग रही है, चल भाग यहाँ से। ये कहकर वो अमीर घमंडी आदमी गरीब लाचार बहू को लात मार देता है। तभी किरण रोते हुए रेखा से कहती है, रेखा, इन अमीरों के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, हमें कुछ और करना होगा। फिर दोनों गरीब लाचार भाभी पैसों के लिए कुली बनकर मुसाफिरों का सामान ढोकर कुछ पैसों से खाना खरीद कर लाती हैं और थोड़े पैसे बचाकर अगले दिन से समोसे बेचने शुरू करती हैं। समोसे खा लो, समोसे, स्वादिष्ट खस्ता समोसे। अरे ओ समोसे वाली, 2 समोसे देना। ये लीजिए साहब जी। इस तरह सुबह से शाम तक रेखा के सारे समोसे रेलवे स्टेशन पर बिक जाते हैं और उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। श्रद्धा, मधु, देखो, पहले ही दिन रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचकर लागत का खर्चा भी निकल गया और मुनाफा भी हुआ। एक काम करो, इसमें कल से तुम कच्चे आम और श्रद्धा तुम चना चाट बेचना। आजकल क्योंकि गर्मी में लोग ऐसी चीजें खूब खाना पसंद करते हैं, तो ये बेचना शुरू करो। ठीक है रेखा। अब अगले दिन चारों गरीब भाभियां रेलवे स्टेशन पर अलग अलग खाने का सामान बेचने लगती हैं। चना चाट खा लो भैया, चना चाट, चटपटा चना चाट। ताजी खट्टी आम खा लो, गर्मी का लुत्फ उठा लो। समोसे खाओ, समोसे, गर्मा गर्म खस्ता समोसे। चारों गरीब भाभियां हर दिन रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर अपना अपना सामान बेचकर अपना और अपनी बीमार सास का पेट पालती। तो वहीं अंजलि अपने ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी बिताती है और पढ़ लिख कर एक IAS अफसर बन जाती है। उसी बीच उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात जब मेरी भाभियों को पता चलेगी तो भाभी कितनी खुश होंगी। ये खुशखबरी सुनाने के लिए अंजलि जब अपने घर पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अंजलि उन्हें बहुत ढूंढती है और दिन रात उनकी यादों में डूबी रहती है। भगवान, मेरी भाभियों को मुझसे मिला दे। अंजलि, तुम माँ बनने वाली हो, खुद को संभालो। कैसे संभालूं मोहित जी, पता नहीं मेरी भाभियां कहाँ हैं और किस हालत में हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और अंजलि की IAS के रूप में पहली पोस्टिंग मायागंज में होती है, जहाँ तकदीर उसे उसकी गरीब भाभियों से मिला ही देती है। भाभी, आप चारों ने जो बुरा वक्त जिया है मैं उसे बदल तो नहीं सकती, मगर अब आप सभी को इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रहना पड़ेगा। माँ कहाँ है? चलो हमारे साथ। इसके बाद अंजलि की चारों गरीब भाभियां उसे झोपड़ी में लाती हैं। झोपड़ी के चारों तरफ गंदगी और कूड़ा करकट होता है। माँ! अंजलि, मेरी बेटी, मैं जानती थी कि तू जरूर आएगी। माँ, अब आपकी बेटी आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैंने आप सभी को खो दिया, मगर आज मुझे मेरी माँ और मेरी माँ जैसी भाभियां मिल गई। अंजलि के मन में अपनी भाभियों की दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुख होता है, मगर उसे कहीं न कहीं इस बात की तसल्ली होती है कि उसे उसके खोए हुए रिश्ते फिर से वापस मिल गए थे और वो अपनी माँ और भाभियों को उनका छीना हुआ घर वापस खरीद कर देती है। साथ ही अपने स्वर्गीय भाइयों के नाम से अपनी गरीब भाभियों के लिए ग्रोसरी मार्ट खोलती है। भाभी, आप चारों को अब उस रेलवे स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि, आज अगर तुम नहीं होती तो शायद तुम्हारी गरीब भाभियां सारी जिंदगी उस रेलवे स्टेशन पर ही भटकती रहती। भाभी, आपकी ननद हमेशा आपके साथ है। इस तरह अंजलि ने अपनी गरीब भाभियों को रेलवे स्टेशन की गरीब जिंदगी से निकालकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उनकी मदद भी की। आखिर यही तो रिश्तों की पहचान है, जो आपके दुख में आपकी मददगार बनकर साथ खड़ा होता है। आम ले लो, आम, जौनपुर के ताजे वाले कच्चे आम ले लो। एक बार खावेंगे बार बार आवेंगे। सपना के आम बड़े सस्ते हैं दाम, ले जावे ले जाव। तभी एक आदमी सपना के पास आता है। अरे आम कैसे दिए लड़की? साहब, केवल 50 रुपए किलो हैं। अच्छा 40 लगा लो, 1 किलो चाहिए। सपना 1 किलो आम गिनकर उस आदमी को दे देती है। रिया बहन कहाँ चली गई? कहीं रोज की तरह सो तो नहीं गई ना कहीं? सपना आम का टोकरा अपने सर पर उठाए रेलवे स्टेशन पर ही अपनी बड़ी बहन रिया को देखने लगती है। रिया सपना की तरह काली नहीं थी, उसका रंग बहुत ही गोरा था। सपना प्लेटफॉर्म पर छांव में एक कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी।
और उसके पास में रखी टोकरी के आम 2 कुत्ते खा रहे थे। तभी सपना वहां आकर उन कुत्तों को भगाती और रिया को जगाती है। तू फिर से आ गई, कल उठो मुझे नींद से जगाने। घर में माँ पिताजी सोने नहीं देते और दिन में यहाँ ये सपना मेरे सपने पूरे नहीं होने देती। रिया बहन, हम यहाँ पिताजी का सपना पूरा करने आते हैं, अपने नींद के सपने देखने नहीं। देखिए सवेरे से मैंने कितने आम बेच दिए और आपने एक आम तक नहीं बेचा। तू ही बेचे आम, मुझे नहीं बेचना है। फालतू में रोज रोज पिताजी भेज देते हैं हमें ये आमों का टोकरा लेकर स्टेशन पर। रिया बहुत ही घमंडी थी, उसे आम बेचना अच्छा नहीं लगता था। थोड़े समय बाद सपना के सारे कच्चे आम बिक जाते हैं और रिया के आम जैसे के वैसे ही टोकरी में पड़े हुए थे। शाम का समय रिया और सपना दोनों घर आते हैं। सपना और रिया अपने माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते हैं। सपना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। सपना के पिताजी रोज उसी गांव के सेठ बलराम के मल्ले में जाते थे और बलराम से कम दाम में कच्चे आम ले आते थे। रात का समय। ये क्या रिया, आज भी तूने सारे आम वापस ले आए? पिताजी मुझे ना ये आम वाम बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है और कल से ना मैं बिल्कुल भी आम बेचने गांव में नहीं जाऊंगी। रिया बेटा, सपना भी तो तुम्हारे बराबर आम बेचती है ना, उसे तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक। सपना तुमसे ज्यादा मेहनत करती और वो रोज पूरे आम बेच कर ही आती है और तुम एक आम तक नहीं बेचती। रिया, हम बहुत गरीब लोग हैं बिटिया, हमारा गुजारा आम बेच कर ही होता है। ये आपकी छोटी बेटी सपना भले ही पागल है, पर मैं पागल नहीं हूँ। और किस गुजारे की बात कर रहे हैं आप? कोई शाही पकवान बनाकर नहीं खिलाते आप मुझे। हमें पालने की अगर आप में ताकत नहीं थी तो हमें पैदा ही क्यों किए थे? घर से उठाकर हमें सड़कों पर बिठा दिया। आपको क्या, आपकी तो उम्र हो गई है, पर हमारे जीवन की तो अभी शुरुआत हुई है ना। हमारे जीवन को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो आप? रिया की ये बात सुनकर शेखर उर्मिला की आंखें नम हो जाती हैं। रिया बहन, ये हमारे माता पिता हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, केवल हम 2 बेटियां ही हैं। अगर हम अपने बूढ़े माता पिता का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना है। अपनी ज्ञान की बातें ना अपने पास ही रखना सपना। लड़की का जीवन माता पिता के साथ नहीं गुजरता। अरे अगर इन्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है ना हमें पालने में, तो मैं ही अब इस घर से चली जाऊंगी। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर दोबारा मैं इस घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन सबसे, इस गरीबी से। इतना कहते ही रिया घर से बाहर चली जाती है। रिया की बातें सुनकर उर्मिला और शेखर बहुत रोने लगते हैं। कैसा बदनसीब पिता हूँ ना मैं उर्मिला, जो अपनी जवान बेटियों की खुशियों को भी पूरा नहीं कर सकता। दोनों मिलकर खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद रिया एक रमेश नाम के अमीर लड़के से शादी करके अपने घर चली आती है। ये सब क्या है रिया बिटिया? माँ, ये रमेश है। मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ने आज शादी कर ली है। रमेश इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। बिटिया, शादी करने से पहले एक बार बता तो दिया होता। पिताजी, इस घर की गरीबी और यहाँ का बासी बचा खुचा खाना, इनसे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब रमेश से शादी करने के बाद मेरा जीवन बदलने वाला है। अब मुझे आप लोगों की तरह इस झोपड़े में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा बासी खाना खाकर अपना जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। अपनी बिटिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला और शेखर रोने लगते हैं। रिया रमेश के साथ अपने ससुराल चली जाती है और रमेश के बड़े से घर में रहकर खुशी खुशी शान से अमीरों की तरह अपना जीवन बिताने लगती है। इधर अब सपना अकेली ही आम बेचने रेलवे स्टेशन जाने लगी। एक रात। उर्मिला, हमारी बड़ी बेटी रिया का भाग्य तो जैसे के तैसे चमक उठा। अब हमें अपनी सपना बिटिया के लिए भी ऐसा ही अमीर और अच्छा परिवार देखकर सपना की भी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि सपना बिटिया भी अपने जीवन में खुश रह सके। फिर क्या था, कुछ दिन बाद ही उर्मिला और शेखर सपना की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार के बेटे अजय से करवा देते हैं। अजय उसी गांव में आम बेचता था और उसी की कमाई से उसके माता पिता दर्पण और दामिनी का गुजारा चलता था। कुछ दिन बाद। माँ, पिताजी, आजकल हमारे ऊपर लोगों का कर्ज बहुत हो रखा है। शादी में इतना पैसा खर्च हो गया, ऊपर से रोज रोज घर खर्च में इतना पैसा जा रहा है और इस बार कारोबार में भी कोई ज्यादा मुनाफा नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अजय, मुझे भी अपने साथ आम बेचने ले चल बेटा। एक साथ 2 कमाई घर में आएंगी तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। नहीं पिताजी, इस बुढ़ापे में आप कैसे काम कर सकते हैं? जी मैं क्या कहती हूँ, मुझे आम बेचने का पूरा अनुभव है। शादी से पहले मैं अपने पिताजी के साथ गांव में ही आम बेचती थी। क्या मैं भी आपकी तरह आम बेचूं गांव में? हमारी कमाई दुगनी होने लगेगी, इससे आपको सहारा भी मिलेगा। तू क्या कर लेगी बहू? जब से तेरे मनूस कदम इस घर में पड़े, हमारे बेटे का कारोबार चलना ही बंद हो गया।
अजय, साथ मिलकर काम करेंगे तो आसानी भी होगी, और अगर आम नहीं बिक रहे तो क्या हुआ, हम आम का रस बनाकर बेचते हैं ना। गर्मी के मौसम में लोगों को आम का रस पीने में बहुत मजा आता है। आमरस? फिर क्या था, सपना अजय के साथ घर में ही आमरस बनाने लगती है और अजय के साथ गांव में एक एक गिलास में आमरस बेचने लगती है। अजय और सपना का आमरस का कारोबार इतना चलने लगा कि लोग चलते चलते ही उनसे आमरस खरीद कर पीने लगे। रोज के रोज कुछ घंटों में ही उनका सारा आमरस बिकने लगा। दिन प्रतिदिन अजय और सपना की कमाई इतनी होने लगी कि उनके पास पैसा ही पैसा आने लगा। एक दिन सपना और अजय अपनी दुकान में आमरस बेचते खड़े थे। वाह सपना, तुम्हारा ये उपाय तो हमें मालामाल कर रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आमरस का कारोबार भी इतना चलेगा। काम चाहे कोई भी हो, बस उसे दिल से करना चाहिए, फिर कारोबार भी अच्छा होता है और मुनाफा भी अच्छा आता है। उतने में ही वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उस कार से सपना की बहन रिया और उसका पति रमेश उतरता है। रिया बहन, आप कितने दिनों बाद मिल रही हो? अरे सपना, तू अभी भी आम ही बेच रही है? बेच बेच बेच, तेरे और तेरे गरीब पति के भाग्य में यही लिखा है। मुझे देख, लाखों की गाड़ी में घूमती हूँ, महलों में रहकर राज करती हूँ, और आज मेरे पास सब कुछ है। तेरे पास क्या है? केवल गरीबी। माँ बाप को दुखी करके ऐसे ऐशो आराम कोई काम के नहीं होते रिया बहन। आपने पिताजी और माँ का बहुत दिल दुखाया है। वो सब मेरा बीता हुआ कल था और ये मेरा आज है, तो मैं अपने आज के बारे में ही सोचती हूँ। वैसे अगर तुम्हें कुछ भीख चाहिए हो तो बता देना, मैं दे दूंगी। इतना कहते ही रिया वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। सपना और अजय एक साथ अब कई सारे कारोबार करने लगे। वो इतने अमीर हो चुके थे कि उनके पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन सपना अजय के साथ रेलवे स्टेशन आती है। तभी वो देखती है कि उसकी करोड़पति बहन रिया फटे पुराने कपड़े पहने स्टेशन पर सड़े हुए आम बेच रही थी। ये देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं। रिया बहन, आप ये सब क्या है? सपना को देखकर रिया रोने लगती है। सपना, हम पूरे बर्बाद हो गए। रमेश को कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे पास से हमारा सब कुछ चला गया। हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए सपना। इसीलिए जीवन का गुजारा करने के लिए मैं ये आम बेच रही हूँ, पर ये भी नहीं बिक रहे। अपनी बहन की दुख भरी कहानी सुनकर सपना रोने लगती है। मेरी बहन, आप चिंता क्यों करती हो? अभी आपकी छोटी बहन जिंदा है। चलिए आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। सपना रिया और उसके ससुराल वालों को अपने घर ले आती है और अपनी बहन को एक बड़ा सा घर खरीद कर देती है और उन्हें अपने खेत में काम से लगा देती है। ये सब देखकर रिया रोते रोते सपना से अपनी गलती की माफी मांगती है। उसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।